हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, उस चैप्टर नंबर 5 जो है वो बहुत ही छोटा है और उसमें ज़्यादातर थ्योरी वाला पार्ट है और उसके अंदर ज़्यादातर 2 और 3 मार्क्स के सवाल पूछ सकते या थ्योरी आ सकती। और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी थ्योरी वाला है, सवाल भी है, लेकिन इसकी थ्योरी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार इसकी थ्योरी समझ में आ गई तो अपने को बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले जो चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा था, अपने ने विद्युत और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। और चैप्टर नंबर 4, 5 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। चुंबकीय अलग अलग तरह की क्रियाएं क्या करता है उसके बारे में पढ़ा था। और चैप्टर नंबर 6 में जो विद्युत और चुंबकीय इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर पढ़ रहे हैं। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर क्या है उसके बारे में अपने समझे, उससे पहले इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो अपने क्लियर कर लेते। तो 10वीं क्लास के अंदर अपने ने एक चीज़ पढ़ी थी कि वो ये था कि कोई भी वायर है, उस वायर के अंदर जब अपने धारा प्रवाहित करते तो जब उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से अपने को पता चलता है कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा बताता है और ये जो उंगलियां है, मुड़ी हुई उंगलियां है, वो चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं। तो यहाँ पे ये धारा आई मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो राइट हैंड थंब रूल्स, उसकी उंगलियां को थोड़ा मैं मोड़ूँ, ठीक है, राइट हैंड थंब, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये अपने ने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा था। तो 10वीं क्लास में अपने ने पढ़ा था कि क्या मैं किसी वायर के अंदर धारा प्रवाहित करके उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता हूँ। तो 10वीं क्लास में अपने ने पढ़ा कि हाँ, अपने कोई भी वायर है, कोई भी लूप है, उसके अंदर अपने धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र जो है वो एक तरह से विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बराबर। तो राइट हैंड थंब रूल से अपने समझ सकते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल्स के कि धारा जब आई ऊपर की तरफ जाती है तो उसके अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, बराबर। और जब धारा ऊपर से नीचे जाता है तो क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे अपने ने पढ़ा था कि जब कोई भी वायर है या कोई भी लूप है उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से धारा से प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, इसी तरह क्या अपने चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक की मदद से क्या अपने धारा प्रवाहित कर सकते हैं या धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पे अपने बहुत सारे प्रयोग करेंगे
और उन प्रयोगों को समझेंगे कि क्या अपने चुंबक की मदद से उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके क्या अपने विद्युत धारा I प्रवाहित कर सकते हैं, धारा I उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब यही होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके विद्युत धारा उत्पन्न कराना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके विद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर बताई हुई है, और ये परिभाषा जो है वो ये है कि वह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसने लाया? तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो था वो 1830 के अंदर माइकल फैराडे, ठीक है, जो इंग्लैंड से है, और जोसेफ हेनरी जो अमेरिका से है, इन्होंने नए नए प्रयोग किए और स्पष्ट किया कि चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र कैसा? परिवर्तनशील मतलब बार बार उस चुंबकीय क्षेत्र को अपने परिवर्तित करते, कांस्टेंट रखेंगे, मतलब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे तो अपने को धारा मिलेगी नहीं। अपने को यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना है? परिवर्तनशील करना है। तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र की अलग अलग परिघटना सिद्ध की। तो सबसे पहले माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना को अपने को समझाया। तो यही उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए, उसी प्रयोगों को अपने यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले फैराडे और हेनरी ने पहला प्रयोग किया, और ये प्रयोग जो था वो कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिला। अब ये प्रयोग को ध्यान से अपने को समझना है। ये प्रयोग जो है वो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने मिलकर अलग अलग प्रयोग किए और सिद्ध किया कि चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके अपने धारा प्रवाहित कर सकते या धारा उत्पन्न कर सकते। अब इसमें है क्या? यहाँ पे ये जो C1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि एक गोलाकार आकार में कॉइल है, मतलब कॉइल जो बहुत सारे वायर जो है उनको लपेटा हुआ है, बहुत सारे वायर को लपेटे हुए। तो ये है अपनी कॉइल जिसको C1 बोला है। इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जॉइंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। अब अपने को पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की दिशा को बताता है, बराबर, धारा की दिशा को बताता, धारा के मान को नहीं बताता, क्योंकि धारा के मान को बताने के लिए अपने अमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉइल है, उस कॉइल से अपने ने खाली गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और उससे थोड़ी दूर पे एक चुंबक रखा है, मैग्नेट रखा है, बराबर। तो यहाँ पे कोई भी तरह की बैटरी तुमको देखने को नहीं मिलेगी, बराबर, कि तुम धारा उत्पन्न कर लो बैटरी से। तो यहाँ पे खाली कुंडली है जो बहुत सारे वायर को लपेट के बनाई हुई है, गैल्वेनोमीटर है और चुंबक है। अब सबसे पहले 3 कंडीशन यहाँ पे रखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि चुंबक को स्थिर रखते हैं, मतलब चुंबक जहाँ है वहीं का वहीं रखते हैं। तो जब चुंबक जहाँ है वहीं का वहीं रखते हैं तो अपने देखते हैं कि इसके अंदर, कुंडली के अंदर गैल्वेनोमीटर में कोई भी तरह का विक्षेपण नहीं बताता, मतलब गैल्वेनोमीटर शून्य बताता है। ठीक है, अपने ने पता है कि गैल्वेनोमीटर बीच में शून्य होता है और लेफ्ट साइड में मान होते हैं और राइट साइड में मान होते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो शून्य बताता है। तो कहने का मतलब है पहला कि जब चुंबक स्थिर है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी तरह का विक्षेपण नहीं बताता, मतलब उस टाइम पे उसके अंदर, कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती।
बराबर। अब दूसरा पॉइंट ये है कि चुंबक को धीरे धीरे पास में लेके आते। किसके पास में लेके आते? कुंडली के पास में लेके आते। तो अब दूसरा पॉइंट जो है कि चुंबक को धीरे धीरे कुंडली के पास में लेके जाते हैं। ठीक है, तो चुंबक को धीरे धीरे कुंडली के पास में लेके आएंगे। तो देखो, अपने को पता है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से निकलता है? नॉर्थ पोल से निकलता है। और कहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाता है? साउथ पोल से अंदर जाता है। तो यहाँ पे देखो, अब अपने को ये भी पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो अपने बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा नॉर्थ में होता है, मतलब उसके ध्रुवों में होता है, उत्तरी ध्रुव में होता है और दक्षिणी ध्रुव में होता है। तो अब इस चुंबक को जैसे 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 पास में लेके जाऊंगा, वैसे वैसे ये चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उस कुंडली के अंदर पास होगी। तो जैसे ही इस चुंबक को धीरे धीरे कुंडली के पास में लेके आते, तो यहाँ पे चुंबक क्या हो रहा है? परिवर्तितशील हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चुंबक को पास में लेके जाऊंगा, वैसे वैसे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की जो धारा है वो ज़्यादा उस कुंडली के अंदर पास होगी। तो जैसे जैसे अपने उसके पास में लेके जाते, वैसे वैसे उस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की धाराएं ज़्यादा प्रवाहित होती है। और अपने क्या देखते कि गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेपण दिखाई देता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेपण दिखाई देता है, बराबर। मतलब गैल्वेनोमीटर में उसके अंदर मान देखने को मिलता है और अपने देखते हैं कि उसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसके अंदर धारा जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में अपने को गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण देखने को मिलता है। अब देखो, धारा जैसे आई इस साइड प्रवाहित हो रही है, तो इसका विक्षेपण जो है उसके विपरीत दिशा में हो रहा है। मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, अब ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इसमें विक्षेपण ऐसे अपने को दिखाई दे रहा है। तो दूसरा अपने पॉइंट ये समझ में आया है यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे चुंबक को मैं धीरे धीरे पास में लेके जा रहा हूँ, मतलब चुंबक को धीरे धीरे पास में लेके जा रहा हूँ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। और जब चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो अपने क्या देखते हैं कि इस कुंडली के अंदर से धारा मिलती है और ये धारा गैल्वेनोमीटर में जाती है और गैल्वेनोमीटर में अपने को विक्षेपण देखने को मिलता है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करते हैं तो अपने को उस कुंडली के अंदर धारा मिलती है, और यहाँ पे अपने को सिद्ध हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अब की बार चुंबक को उस कुंडली से दूर लेके जाते तो अब की बार कुंडली से चुंबक को दूर लेके जा रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि चुंबक को कुंडली के पास में लेके जा रहे थे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहे। तो जैसे जैसे चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाएंगे, तो वैसे वैसे देखो इसकी विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो धीरे धीरे कम होगी, और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धीरे धीरे कम होगी। तो अब की बार इसका जो धारा की दिशा जो है वो बदल जाएगी, धारा की दिशा बदल जाएगी। अब की बार जो धारा है इसके विपरीत दिशा में बहेगी ये, और इसका जो गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण जो होगा वो धारा के विपरीत दिशा में देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब चुंबक को कुंडली के पास में लेके जाते या चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाते, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण होता है, लेकिन दोनों का जो विक्षेपण होगा वो दोनों विपरीत दिशा में होगा। और जैसे ही चुंबक को स्टॉप कर देते हैं तो वैसे ही इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण जो आना बंद हो जाता है। तो ये प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि जब कोई भी कुंडली के अंदर अपने धारा प्रवाहित करते हैं तो उस के अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। मतलब यहाँ पे मेन यही है कि चुंबक को बार बार अपने को गति करना है, उसके अंदर प्रेरित करना है, ठीक है। तो चुंबक को लगातार उसके गति करते हैं तब उस कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न होती है, और उसी धारा को अपने प्रेरित धारा कहते हैं।
प्रेरित धारा, जो प्रेरित धारा मतलब वो धारा जो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से अपने को उत्पन्न हुई है, तो उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। बराबर। अब इसी तरह प्रयोग नंबर 2 है। इस प्रयोग नंबर 2 के अंदर भी इसी तरीके से अपने धारा का मान अपने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 3 ये सब इस तरह के ही है। तो देखो प्रयोग नंबर 2 में, अब प्रयोग नंबर 2 के अंदर चुंबक नहीं लिया हुआ है, ठीक है ना, चुंबक नहीं लिया हुआ है, लेकिन इसमें एक ऐसी कॉइल बनाई है जो चुंबक की तरह ही बिहेव करती है। बराबर। अब इसके अंदर क्या लिया है कि कॉइल बनाई है। अब देखो कॉइल कैसे बनाई है वो अपने पहले समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या लिया है कि कॉइल ली हुई है, ये कॉइल ली, उस कॉइल को क्या किया, बैटरी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब बैटरी को ज्वाइन किया तो उसके अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब जैसे जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो अपने ने पढ़ा है कि जब कोई भी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इसके चारों तरफ एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो कुंडली है वो कुंडली एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे ये जो कुंडली है, यहाँ पे C2 जो दिया हुआ कॉइल, ये अपने एक चुंबक की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि उसको बैटरी से ज्वाइन किया है और कॉइल के अंदर लगातार अपने धारा प्रवाहित कर रहे। तो अपने ने पढ़ा है कि जब किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र वाली कुंडली को दूसरी एक कुंडली के पास में लेके जाती है, जो कुंडली सिर्फ किससे ज्वाइंट है, गैल्वेनोमीटर से ज्वाइंट है। बराबर। पर यहाँ पे अपने को दूसरी वाली जो कुंडली है C1, इस C1 कुंडली के अंदर अपने को धारा जो है, धारा का मान अपने को निकालना है कि इसके अंदर धारा का मान कितना होगा, वो अपने को मिलना है। तो प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 में कोई फ़र्क नहीं है, सब सेम ही है। खाली फ़र्क ये है कि इसके अंदर एक कॉइल लगाई है बैटरी से, और बैटरी वाली जो कॉइल है वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और दूसरी जो कॉइल है वो वैसे की वैसी है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो प्रयोग नंबर 1 में था वैसा का वैसा ही, ये जो कॉइल है जो बैटरी से ज्वाइन की हुई है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब ये वाली कॉइल को धीरे धीरे C1 के पास में लेके जाते हैं तो इसकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ज़्यादातर उस कॉइल के अंदर से जाएगी, तो उसके अंदर भी धारा उत्पन्न होगी और गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। ठीक है, और जैसे जैसे इस कुंडली को दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे वापस इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिवर्तित होगी, तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण उसके अब की बार विपरीत दिशा में होगा। और जैसे ही कुंडली को स्टॉप कर देते, रोक देते, कहीं पे स्थिर कर देते कुंडली पे, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो परिवर्तित नहीं होगी, स्थिर ही रहेगी। जिससे क्या होता है कि इसके अंदर धारा में विक्षेपण, कोई भी तरह का विक्षेपण अपने को देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो फाइनल जो कंक्लूजन यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिवर्तित किया है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जब परिवर्तित करेंगे तभी C1 कुंडली के अंदर विद्युत धारा मिलेगी। लेकिन जब अपने कुंडली के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिवर्तित नहीं करेंगे तो अपने को कभी भी C1 कुंडली के अंदर धारा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अपने को चुंबकीय क्षेत्र को लगातार परिवर्तित करते रखना है। तो ये प्रयोग नंबर 2 में भी यही सिद्ध होता है। और फिर इसके बाद में प्रयोग नंबर 3 में यही दिया हुआ है कि प्रयोग नंबर 3 में अब की बार ऐसा दिया है कि अब देखो प्रयोग नंबर 1 और 2 में क्या देखा था कि ये जो कुंडली थी, प्रयोग नंबर 2 और 3 में अपने ने यही देखा था कि इसमें भी क्या हो रहा था कि अपने चुंबक को परिवर्तित कर रहे थे बार बार। इस वाले भाग को अपने ने स्थिर रखा था, बार बार चुंबक को पास में लेके जा रहे थे, दूर लेके जा रहे थे, और इस तरह से चुंबकीय रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो बार बार परिवर्तित कर रहे थे, और जिससे अपने क्या
हो रहा था, धारा मिल रही थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, दूसरे प्रयोग में भी क्या कर रहे थे, इस वाली जो कुंडली है उसको बार बार परिवर्तित कर रहे थे, एक बार पास में लेके जाते, एक बार दूर लेके जाते। लेकिन अब इसमें क्या किया है कि दोनों कुंडली को परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब C1 कुंडली को भी परिवर्तित कर रहे हैं, C2 कुंडली को भी परिवर्तित कर रहे हैं, बराबर। और ये C2 कुंडली जो है वही अपने बैटरी से ज्वाइन किया हुआ, मतलब इसके अंदर से ही क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो पास होगी। तो यहाँ पे C1 कुंडली को भी परिवर्तित कर रहे हैं, अपने C2 कुंडली को स्थिर करते हैं तो C1 को परिवर्तित करते हैं, या C1 और C2 दोनों को परिवर्तित करते हैं, तो अपने अंदर धारा का मान मिलता है। तो यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि कौन सी कुंडली को बार बार अपने मूव करते हैं, ठीक है। मेन ये है कि अपने विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो बार बार परिवर्तित होनी चाहिए, बराबर। तुम कुंडली नंबर 1 को घुमाओ या कुंडली नंबर 2 को घुमाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इन दोनों को तुम घुमा सकते हो, लेकिन मेन जो है यही है कि यहाँ पे जब तुम कुंडली को घुमा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं है वो हमेशा परिवर्तित होनी चाहिए। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं लगातार परिवर्तित होगी तभी अपने को प्रेरित विद्युत धारा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को, मेन कंक्लूजन यही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिवर्तित करके अपने किसी कुंडली के अंदर प्रेरित धारा जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रेरित धारा जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ज़्यादा इसके अंदर बहुत ही मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत हार्ड चीज़ जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को अपने को अच्छे से समझ लेना है, बराबर। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स जो है वो अपने ने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था वैसा का वैसा ही है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स में क्या पढ़ा था, कि विद्युत फ्लक्स के अंदर पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स में क्या पढ़ा था, फाई इक्वल टू E डॉट ए, बराबर ना। और फिर यहाँ पे लिखा था फाई इक्वल टू E A कॉस थीटा, बराबर। तो ये चुंबकीय फ्लक्स था। इसी तरह यहाँ ये विद्युत फ्लक्स था। तो इसी तरह अपने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल मैनर में पढ़ेंगे। मान लो कि मेरे पास में कोई भी प्लेट है जो धातु से बनी हुई है। ये कोई भी, जैसे मान लो मेरे पास में एक छोटी सी प्लेट है जो धातु से बनी हुई है। अब इस प्लेट को मैंने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट। अब इस प्लेट जो है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट का लंबवत, इस प्लेट का क्षेत्रफल कहाँ होगा। तो अपने ने पढ़ा है कि कोई भी प्लेट का क्षेत्रफल कोई भी वस्तु का क्षेत्रफल उस वस्तु के लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे भी इस प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा इसके लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल लंबवत बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और ए के बीच में कितना कोण बनता है, तो अपने बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु का क्षेत्रफल कितना है, बराबर, मतलब विद्युत क्षेत्रफल और उस विद्युत क्षेत्रफल का वो वस्तु का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब इन दोनों के बीच में कोण देखो, ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में कोण बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ में कोण बना रहा है, तो यहाँ पे क्या आया, फाई बराबर आया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पे बी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि बी जो है वो चुंबकीय फ्लक्स बताता है, ठीक है। क्योंकि फाई जो होता है वो विद्युत फ्लक्स के लिए भी फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए भी फाई होता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि विद्युत फ्लक्स है कि चुंबकीय फ्लक्स है, तो विद्युत फ्लक्स के लिए ई लगाते हैं और चुंबकीय फ्लक्स के लिए बी लगाते हैं। तो
φb बराबर हो जाएगा b डॉट ए। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो अपने को पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है, कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा। तो ये अपना चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र मिल जाएगा, बराबर। तो ये थीटा किसके बीच में, चुंबकीय क्षेत्र और इसके अंदर जो प्लेट थी उसका क्षेत्रफल के बीच में कौन है, बराबर। तो ये अपने को चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र मिल गया, बराबर। अब चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो एक अपने बोल सकते हैं कि एक अदिश राशि होती है, बराबर, और उसका मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, बराबर। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक वेबर होता है, ठीक है, और उसको टेल्सा मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और ये एक अदिश राशि होती है, बराबर। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि मेरे पास में एक छोटी सी खिड़की है, ठीक है। अब इस यहाँ पे एक लाइट है, तो ये लाइट जो है वो छोटी सी खिड़की में से पास हो रही है, बराबर, और यहाँ पे एक दरवाज़ा है। अब यहाँ पे भी एक लाइट है, तो ये लाइट दरवाज़ा में से जा रही है। तो अब तुमको बोले कि इन दोनों कंडीशन, ए कंडीशन और बी कंडीशन, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ से अंदर जा रही है, तो हमने बोलेंगे बी वाले में, क्योंकि यहाँ पे रूम है जो बहुत ही बड़े ज़्यादा जगह है, इसलिए इसके अंदर से ज़्यादा लाइट पास हो रही है, बराबर। मतलब हमने बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल होने की वजह से इसके अंदर लाइट ज़्यादा पास हो रही है, और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कम है इसलिए कम लाइट पास हो रही है, बराबर। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है। ये जो रूम है, ये जो दरवाज़ा है वो अपना क्षेत्रफल है, और ये जो सूर्य की रोशनी है वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे इस एरिया में से, इस क्षेत्रफल में से चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा पास हो रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पे छोटी सी खिड़की है, मतलब उसका क्षेत्रफल कम है, और कम क्षेत्रफल है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कम पास हो रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स कम होगा। तो दोनों कंडीशन में, ए वाली कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, और बी वाली कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। तो कोई भी वस्तु का चुंबकीय फ्लक्स कब ज़्यादा होता है, जब उसके ज़्यादा क्षेत्रफल में ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास हो, तो फ्लक्स का मान ज़्यादा मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से अपने इसके बारे में समझ सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स के बारे में तुमको पता है तो तुमको चुंबकीय फ्लक्स याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आज अपने ने पढ़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसके बारे में तुमको आगे भी अच्छे से रीड करना है।